नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम पुख्ता और मजबूत चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी कहानी वाली यूनिट हमने ख़त्म कर ली है। यूनिट नंबर 2 चल रही है हमारी, जिसमें हम द्विवेदी काल पढ़ रहे हैं, द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं। और आज हम नाटक वाली यूनिट शुरू करने वाले हैं। हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए दिसंबर 2024 वाला ये बैच, फ्री बैच यहाँ पर, इसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। पूरी क्लासेस एकदम डीपली क्लासेस रहती हैं, बहुत गहन अध्ययन करवाया जाता है और इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि एक भी प्रश्न बाहर से आपको नहीं मिलेगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम हिंदी नाटक पढ़ने वाले हैं। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। इससे प्रश्न आता ही आता है, एक प्रश्न तो आता ही आता है, दो प्रश्न भी इससे पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट में अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो ये वाला नाटक पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे के आ रहे हो। ये क्लास जो है जितनी इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट हिंदी वालों के लिए है, उतनी ही इंपॉर्टेंट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए भी है, जिसके कि फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं और दिसंबर में एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ध्यान से पढ़िए मेरे साथ में। जैसा कि मैंने हर क्लास में आप लोगों को बताया है कि कागज पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाइए अपने हाथों से, वो आपके जीवन भर काम आएंगे। तो कागज पेन लेके बैठ जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ सब नोट करते जाइए। नोट करते करते आप लोगों को आधा याद हो ही जाना है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। इससे प्रश्न आना ही आना है। इसकी एक एक चीज को बारीकी से हम पढ़ने वाले, पूरी व्याख्या करेंगे नाटक की। पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण है, सारी जानकारियां लेंगे। इसके बाद में हम पूरा नाटक भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा नाटक ये बहुत बड़ा नाटक नहीं है, छोटा सा नाटक है। इसको हम पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नाटक पढ़ने से एक पूरी इमेज इस नाटक की हमारे दिमाग में बन जाएगी और ये हमें एग्जाम तक कम से कम याद रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, इसका रचनाकाल 1881 ईस्वी है। रचनाकार इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नाटक की श्रेणी क्या है? प्रहसन नाटक है या फिर व्यंग्यात्मक नाटक भी इसको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अंधेर नगरी नाटक की श्रेणी बताइए और ऑप्शन में प्रहसन हो या फिर व्यंग्यात्मक नाटक हो, तो इन दोनों में से अगर एक ही है, प्रहसन है तो प्रहसन लगाना है, व्यंग्यात्मक नाटक है तो व्यंग्यात्मक नाटक टिक लगाना है। और अगर दोनों दिया है, दोनों अगर ऑप्शन में दिए गए हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? प्रहसन लगा के आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों दिए हुए हैं तो हमें प्रहसन लगा के आना है। नाटक की श्रेणी प्रहसन ही शुद्ध रूप से मानी गई है, इसीलिए प्रहसन हमें लगा के आना है। ठीक है दोस्तों, आसान सी बात है। अंक इसका 1 है, एक ही अंक में ये नाटक है और इसमें 6 दृश्य हैं। 6 दृश्यों को हम देखेंगे अच्छे से। संपादक इसके कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। आजकल प्रश्न बदल बदल के पूछे जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो सचेत रहिएगा, संपादक का नाम भी पूछ लिया जा सकता है। दृश्यों के स्थान देखते हैं। स्थान पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते थे और अब भी पूछे जाते हैं, और ये मिलान वाला प्रश्न भी आ जाता है। तो प्रथम दृश्य कौन सा है, कहाँ का है? बाह्य प्रांत का, किसी बाहरी प्रांत का है। और द्वितीय जो है वो बाजार का है। तृतीय जंगल का है। चतुर्थ दृश्य जो है वो राजसभा का है। पंचम दृश्य अरण्य का है और छठा दृश्य ये शमशान का है। तो ये 6 दृश्य हैं, इनके स्थान हमें याद रखने हैं। जितने भी नाटक हम पढ़ेंगे उनमें जो जो दृश्य आए हैं वो किस किस स्थान पर चित्रित हैं, वो स्थान हमें याद होने चाहिए। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। तो दृश्य और उनके स्थान हमें
अच्छे से याद कर लेने हैं प्रत्येक नाटक में। जंगल और अरण्य, यहां पर देखिए जो तृतीय दृश्य है वो जंगल में दर्शाया गया है और चतुर्थ दृश्य राजसभा में है और वहीं पंचम दृश्य जो है हमारा ये अरण्य में दर्शाया गया है। तो जंगल और अरण्य में क्या अंतर है ये हमें पता होना चाहिए। जंगल जो है वो उसमें पेड़ों की विविधताएं ज्यादा होती हैं और बहुत घना होता है और वो जो है वो मनुष्य के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। जबकि अरण्य जो होता है उसे वन भी कह सकते हैं। इसमें योजनाबद्ध तरीके से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और इतना ज्यादा घना नहीं होता है, जंगल ज्यादा घना होता है। ये अंतर है जंगल और अरण्य में, ये हमें पता होना चाहिए। ये वाइवा वगैरह में पूछ लिया जा सकता है। अगर वो पूछता है वाइवा में कि अंधेर नगरी के दृश्यों के स्थान बताइए, तो जब हम जंगल और अरण्य, जब हम तृतीय दृश्य बोलेंगे जंगल और पंचम बोलेंगे अरण्य, तो तुरंत पूछ लेगा कि जंगल और अरण्य में अंतर क्या हुआ है, तो दोनों एक ही। तब हमें बताना है जंगल और अरण्य में क्या अंतर है। जंगल अधिक घना होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, और वो मनुष्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि उसमें जंगली जानवर ऐसे ही घूमते हैं। वन जो है, वन ज्यादा घना नहीं होता है और पेड़ पौधों को योजनाबद्ध तरीके से उसमें लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कथानक क्या है, इसका कथानक जानना बहुत जरूरी है। ये लोक गाथा पर आधारित प्रहसन है या फिर व्यंग्यात्मक नाटक बोल सकते हैं। इसमें है क्या, ये राज व्यवस्था, जाति प्रथा तथा उच्च वर्ग की सामंती सोच आदि पर गहरा व्यंग्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें राज व्यवस्था, जो बुरी सोच वाली राज व्यवस्था होती है उसके ऊपर, जाति प्रथा के ऊपर तथा जो ऊंचा वर्ग है, सामंती वर्ग है, उस पर व्यंग्य किया गया है। ये लिखा किस लिए गया था, ये किसी अन्यायी जमींदार को ध्यान में रखकर अथवा लक्ष्य कर नेशनल थिएटर के लिए लिखा गया व्यंग्यात्मक नाटक है। ठीक है दोस्तों, बिहार प्रांत का कोई अन्यायी जमींदार था, बहुत बुरा था वो, उसको ध्यान में रखकर नेशनल थिएटर के लिए ये नाटक लिखा गया था। ये पूछा जाता है कि कौन सा नाटक किसी अन्यायी जमींदार को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, जिस राज्य में चौपट राजा जैसा शासक हो जो बुद्धिमता से कार्य न करे, उसके राज्य की स्थिति अत्यधिक मार्मिक हो जाती है। काफी दिन तक अगर कोई ऐसा राजा राज करता रहे कि जिसमें बुद्धिमता की कमी हो या फिर जो बेवकूफों की तरह अपना शासन चलाए, तो आगे चलकर भविष्य में उसका जो राज्य है उसकी दशा एकदम दयनीय हो जाती है, मार्मिक हो जाती है, लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रजा का भविष्य जो है अनेक कष्टों में घिर जाता है। यही इसका नाटक का मूल उद्देश्य है, ऐसे शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करना है। अब देख लेते हैं प्रथम दृश्य में क्या दिखाया गया है। शुरुआत कहां से होती है दृश्यों की और अंत कहां से होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं कि किस दृश्य के अंत में फलाना गीत गाया गया है, या फिर ये कथन, एक कथन दे देंगे, ये कथन किस दृश्य का अंतिम कथन है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए दृश्य कहां से शुरू हो रहा है और कहां समाप्त हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो पहला दृश्य जो है वो कहां से शुरू होता है, राम भजो भाई राम भजो गीत गाते हुए महंत अपने दो चेलों के साथ में प्रवेश करता है। और इसका अंत प्रथम दृश्य का अंत कहां से होता है, लोभ पाप का मूल है। इस गीत के साथ, ये महंत जी गाते हैं, लोभ पाप का मूल है, इस गीत के साथ में इस प्रथम दृश्य का अंत होता है। द्वितीय दृश्य में क्या होता है, शुरू में कबाब खाने में कबाब वाला बेच रहा होता है कबाब, ठीक है। और अंत कहां से होता है, गोवर्धन दास मिठाई खाते खाते अंधेर नगरी चौपट राजा वाला गीत गाते गाते वो प्रस्थान करता है। तो शुरुआत कहां से होती है दृश्य की और अंत कहां हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न
पूछा जा सकता है। तृतीय दृश्य देखते हैं। तृतीय दृश्य जो कि जंगल में चित्रित है। महंत तथा शिष्य नारायण दास राम भजो गीत गाते हैं, और दूसरी ओर क्या है, गोवर्धन दास अंधेर नगरी गीत गाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है महंत का शिष्य नारायण दास। तो तृतीय दृश्य में इस प्रकार से एंट्री होती है, यानी कि आरंभ में ये वाला सीन चल रहा होता है। इसके बाद में अंत कैसे होता है इस दृश्य का, महंत और शिष्य नारायण दास ये दोनों जो हैं, ये दोनों साथ में प्रस्थान करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास वो अंधेर नगरी में रुकने का निश्चय करता है, और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खा रहा होता है, और तृतीय दृश्य का इस प्रकार अंत होता है। ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं चतुर्थ दृश्य। चतुर्थ दृश्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चौपट राजा का पूरा सीन दर्शाया गया है। इसमें क्या है, राज्यसभा में राजा, मंत्री और नौकर बैठे हुए हैं यथास्थान अपने अपने जगह पर, जहां जिसको बैठना चाहिए। ठीक है। और सेवक चिल्लाता है, पान खाइए महाराज, चिल्लाता है वो। और इसमें और क्या होता है, राजा कोतवाल को फांसी चढ़ाने का हुक्म देता है। साथ साथ में मंत्री को भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया जाता है, और राजा प्रस्थान करता है। तब चतुर्थ दृश्य का अंत हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चतुर्थ दृश्य भी हमारा। इसमें इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसमें से बहुत प्रश्न बनने वाले हैं। ये आगे चलकर जब हम अभी नाटक पढ़ेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। पंचम दृश्य का देख लेते हैं क्या कथानक है, कैसे शुरू होता है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, राग काफी में गाता। ये राग काफी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा मूल नाटक है उसमें ही शुरू में जब ये पंचम दृश्य आरंभ होता है, उसके आरंभ में ही लिखा हुआ है कि गोवर्धन दास गाता है राग काफी। राग काफी में गाते हुए आता है, और क्या गाते हुए आता है, उसके बाद में लिखा हुआ है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ठीक है। फिर अंत कैसे होता है, गोवर्धन दास गुरुजी चिल्लाता है, और प्यादा उसको पकड़ के ले जाता है। ये पंचम दृश्य का इस प्रकार अंत होता है। यहां पर इसको गिरफ्तार किया जाता है। जो सैनिक हैं वो इसको पकड़कर ले जाते हैं गोवर्धन दास को, और गोवर्धन दास को अपनी गलती का एहसास होता है कि गुरुजी ने मुझे मना किया था कि ऐसे राज्य में नहीं रुकना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए जब सैनिक उसको पकड़कर ले जा रहे होते हैं तब वो चिल्लाता है, गुरुजी मुझे बचाइए, गुरुजी मुझे बचाइए, जबकि गुरुजी वहां होते हैं नहीं। गुरुजी अपने दोस्त, अपने शिष्य नारायण दास के साथ में वहां से प्रस्थान कर चुके होते हैं, कहीं दूर जा चुके होते हैं। षष्ठ दृश्य, छठा दृश्य, जो क्लाइमैक्स वाला सीन जहां चलता है वो षष्ठ दृश्य है। इसमें क्या होता है, 4 सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर प्रवेश करते हैं। ठीक है। यहां से शुरू होता है। गोवर्धन दास कहता है, मुझ बेकसूर को फांसी की, मैं तो बेकसूर हूं, मुझे फांसी क्यों दे रहे हो। और अंत कहां से होता है, गुरुजी कहते हैं, ये दोहा कहते हैं, कौन सा, जहां न नीति धर्म न बुद्धि। इस वाले से दोहे से षष्ठ दृश्य का अंत होता है। ठीक है दोस्तों। ये हमारे 6 दृश्य कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां इनका अंत हो रहा है, ये हमने जान लिया है। इनको नोट कर लीजिए, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम प्रतीक योजना देखते हैं। कोई भी नाटक होता है उसमें प्रतीक योजना अवश्य होनी चाहिए। अगर वो उद्देश्यात्मक नाटक है, अगर उस नाटक का कोई उद्देश्य है, हास्य व्यंग खाली जिसका उद्देश्य ना हो, उसमें कोई संदेश दिया गया हो, उसमें प्रतीक योजना हमें अवश्य मिलती है। इसमें प्रतीक योजना बहुत ही सुंदर है। क्या है इसमें, अंधेर नगरी जो है वो अंध व्यवस्था का प्रतीक है, और चौपट राजा विवेकहीन सत्ता का प्रतीक है। ये वाला जो है पहली लाइन जो है प्रतीक योजना की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस देकर पूछता है। ठीक है दोस्तों, कि अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, इस प्रकार पूछा जा सकता है। गोवर्धन दास लोभ वृत्ति और पेटू लोगों का प्रतीक है। ये हम जानते हैं जिन्होंने
नाटक पढ़ रखा है या नाटक के बारे में जिन्होंने सारांश भी पढ़ा है वो भी जान गया होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानना, गोवर्धन दास जो है वो लोभ वृत्ति और पेटू लोगों का प्रतीक है। महंत जी, महंत जी गुरु जी हैं, ज्ञानी हैं, तो वो ज्ञान का, दूरदर्शिता का, और गुरु उपदेश देता है तो उपदेशक का प्रतीक है। बकरी क्या है? बकरी किसका प्रतीक है? निरीह आम जनता का प्रतीक है। फिर फरियादी, ये आम, दबी कुचली और अन्याय झेल रही प्रजा का प्रतीक है। पाचक वाला जागरूक व्यक्ति का प्रतीक है। पाचक वाला बहुत अच्छा गीत गाता है और उस गीत को हमें पूरा पढ़ना है, उसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ये हम देखेंगे। फिर गौण पात्र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। गौण पात्र पूछे जाते हैं आजकल बहुत ज्यादा। कबाब वाला है। चना बेचने वाला कौन है? घासीराम। चना चुरमुर चुरमुर बोले, अभी लास्ट टाइम जो नेट का एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। नारंगी वाली है, हलवाई है। सब्जी वाली कौन है? कुंजड़िन है। और मुगल है वो मेवा वाला है। ये गौण पात्र हैं। इनके पास भी हमारे पेटू गोवर्धन दास जी जाते हैं और वो क्या क्या बेचते हैं सब इनसे बातचीत होती है उनकी, ये हम नाटक में पढ़ेंगे आगे चल के। गौण पात्र भी यहाँ पर विशेषता रखते हैं, इनका भी अपना महत्व है। और देखते हैं, पाचक वाला हो गया, फिर एक मछली वाला है, जात वाला। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जात वाला कौन है या फिर जात वाला की जाति क्या है, तो ब्राह्मण है। एक बनिया, जो परचून की दुकान में होता है वो बनिया। तो ये है पात्र योजना। प्रतीक योजना मैंने बता दी है, मुख्य पात्र बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नाटकों के हमें पात्र पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब अंधेर नगरी नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। जितने तथ्य हो सकते हैं सब तथ्य मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक तथ्य जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे ज्ञान वर्धन के दृष्टि से भी। तो किसी जमींदार को लक्षित कर 1881 ईस्वी में नेशनल थिएटर के लिए लिखा गया था। वो जमींदार बिहार प्रांत का था, ये भी नोट कर सकते हैं आप। बिहार प्रांत का वो जमींदार था, जिससे कि उसके नौकर चाकर, उसकी जो जनता थी जमींदार की, वो बहुत त्रस्त थी। प्रताप नारायण मिश्र के प्रयास से 1882 में कानपुर में इसका मंचन हुआ था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे कालजयी कृति कहा है। कालजयी कृति इसको किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। नेमी चंद्र जैन ने अंधेर नगरी नाटक को अंग्रेजी का दूसरा नाम कहा है। अंग्रेजी राज का दूसरा नाम किसने कहा है? नेमी चंद्र जैन ने। ये जिसने जो कहा है, इनके कथन हम देखने वाले हैं, पूरा पूरा कथन हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाटक, इसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसको हम पूरा पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर एक प्रश्न आएगा इससे तो हम गलत नहीं करेंगे उसको। अगर दो आएंगे तो हमारे लिए चांदी चांदी है, क्योंकि हमने इतने अच्छे से तैयार कर लिया इसको कि 4 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत आसान नाटक है ये मुश्किल वाला नाटक नहीं है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो व्यंग्यात्मक नाटक है, ये हमें बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। सिद्धनाथ कुमार ने इसे युग चेतना से संबंधित नाटक कहा है। सिद्धनाथ कुमार हैं, ये आधुनिक आलोचक की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। कहानी, नाटक, इनकी आलोचना इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। प्रमुख गीत इसके देखते हैं। प्रमुख गीत भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी नाटक है उसमें जो भी गीत आए हुए हैं, जिसने जो गीत गाया है, कौन सा पात्र कौन सा गीत गा रहा है, पूछा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए एक एक गीत। प्रथम दृश्य में कौन कौन से गीत हैं? 2 गीत हैं और दोनों महंत जी गाते हैं। राम भजो भाई राम भजो, ये महंत जी और उसके दोनों चेले, तीनों ये गाते हैं। लोभ पाप को मूल है, ये महंत जी गाते हैं। अब दूसरे दृश्य में ये भी पूछा जा सकता है कि चना बनावे घासी राम, किस दृश्य में गीत है ये? ठीक है, इसीलिए मैंने ये सब लिखा है कि प्रथम दृश्य में कौन सा है?
द्वितीय दृश्य में कौन सा है। एक पॉइंट मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार से आपकी तैयारी करवा दूंगा ना कि एक प्रश्न चाहे कहीं से भी पूछ ले, किसी प्रकार भी घुमा फिरा के पूछ ले, मेरी क्लास जिसने देख ली एक भी प्रश्न वो नहीं छोड़ कर आएगा। चना बनावे घासी राम, घासी राम ने गाया है। अगर ये वाला गीत उसको पूछना होगा तो ये वाली पंक्ति ना देकर चना चुरमुर चुरमुर, जैसा कि लास्ट एग्जाम में दिया था, इस प्रकार से बीच से वो पंक्ति उठाएगा। इसलिए हमें गीत भी पूरे पूरे पढ़ने जरूरी हैं। याद नहीं हो पाएंगे मुझे पता है, नहीं होंगे याद, लेकिन हमारे दिमाग में बैठेंगी पंक्तियां। अगर हम 2-3 बार उसको पढ़ेंगे हमारे दिमाग में पंक्तियां अपने आप बैठ जाएंगी, हम कोरिलेट कर सकते हैं, हमें याद आ जाएगा उस समय पर, ऐसा मेरा मानना है। चूरन अमल वेद का भारी, पाचक वाला पाचक वाला गाता है चूरन वाला गीत, ठीक है। और मछली ले मछली तो मछली वाली गाएगी, सिंपल है। आगे देखते हैं तृतीय दृश्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेत सेत सब एक से जा कपूर, जा कपूर कपास आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ कपास कर लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जा कपूर कपास, ठीक है, कि सफेद सफेद है दोनों, दोनों एक से लगते हैं जैसे कपूर और कपास। ये महंत जी गाते हैं तृतीय दृश्य में, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मान के चलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पंचम दृश्य में गीत आता है फिर हमारा, अंधेर नगरियान भूज राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, गोवर्धन दास जी गाते हैं। आगे इस पर देखते हैं कि प्रथम पृष्ठ पर समर्पण लिखा हुआ है। आजकल ये निबंध वाला, ठीक है, नाटक वाला, और हमारी जो 10वीं यूनिट है आत्मकथा वाली, संस्मरण वाली, उसमें जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उन रचनाओं के प्रथम पृष्ठ में भूमिका से बिल्कुल लास्ट वाले प्रश्न, जो लास्ट वाला पृष्ठ है उसका जो कवर आता है, लास्ट में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, आप देखते हो किताबों में, वहां से प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है एनटीए, तो हमें उस प्रकार से तैयारी करनी है, उस लेवल की तैयारी करनी है। तो यहां पर क्या है, मुख्य पृष्ठ पर समर्पण लिखा हुआ है, उसकी आरंभिक पंक्तियां हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मान्य योग्य नहीं होत को कोरो पद पाए, मान्य योग्य नरते जे केवल परहित जाए। ये वाली पंक्ति जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पहले पूछ लिया जा चुका है, ये वाला नहीं पूछा गया है तो इसको पूछेगा। अगर वो रिपीट नहीं करना चाह रहा है किसी प्रश्न को, तो नया प्रश्न अगर वो देना चाहेगा तो ये वाला प्रश्न बिल्कुल दे सकता है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बारे में कथन देख लेते हैं कि कौन सा आलोचक अंधेर नगरी के बारे में या फिर भारतेंदु के बारे में क्या कहता है, देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार देखते हैं, उनके कथन देखते हैं। क्या कहते हैं वो, उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। भारतेंदु के लिए कह दिया उन्होंने, अंधेर नगरी नाटक के बारे में भी, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, ये रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्यबिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह जी के कथन। आगे देखते हैं, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए डॉक्टर बच्चन सिंह की पंक्ति। ये नॉर्मल पूछ लेता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रथम आधुनिक नाटक कौन सा है, या फिर कौन से आलोचक आधुनिक अंधेर नगरी को हिंदी का प्रथम आधुनिक नाटक कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा अंधेर नगरी, माफ कीजिएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। नाटक का व्यंग्य मुख्यतः 3 स्तरों पर उभरता है। कौन कौन से स्तर हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। आगे रामचंद्र तिवारी जी, इनसे पूछा जाता है आजकल बहुत ज्यादा। ये क्या कहते हैं, अंधेर नगरी हास्य प्राधान्य नाटक है।
अगला, अंधेर नगरी को तो तत्कालीन शासन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग्य है। उस समय जो अंग्रेज राज करते थे जमींदारों के सहारे, उस पर व्यंग्य है। कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर भारतेंदु ने इसकी रचना की थी, और ये सत्य भी है, कहते हैं और ये सत्य भी है। यहां पर किसी कर लीजिए, किसी बड़े जमींदार, ठीक है, ये बड़ी नहीं, बड़े जमींदार, ये कथन है रामचंद्र तिवारी जी का। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य के अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। रामविलास शर्मा जी का महत्वपूर्ण कथन। नेमीचंद्र जैन जी, अंधेर नगरी में यथार्थ परकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षक मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लें। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का क्या कथन है? अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, गुण अवगुण के बीच में डैश दीजिए, वहां प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। सिद्धनाथ कुमार, अंधेर नगरी में यह चौपट राजा की कथा है जिसे न्याय अन्याय का भेद नहीं है, जो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है, तो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का बड़ा व्यंग्यात्मक एवं आकर्षक चित्र अंकित हुआ है। ये सिद्धनाथ कुमार जी का कथन है। आप नोट करते चलिए साथ में। बहुत ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप पॉज करते करते इसको लिखते रहिए। ये जितने भी मैंने कथन करवाए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम पूरा नाटक पढ़ने वाले हैं। बहुत मजेदार नाटक है, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे आप पढ़ते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही मजेदार भी है। आइए देखते हैं प्रथम अंक में क्या है। बाह्य प्रांत में चित्रित है स्थान इसका। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ये मैंने जितना भी हाईलाइट कर रखा है ये आप नोट करते हुए चलिएगा साथ में। क्या गाते हैं तीनों ये? राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई। गीध क्या? गिद्ध। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई। ये देखिए यहां पर इस प्रकार से शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं नीचे। तो ये शब्द अर्थ पूछे जा रहे हैं, आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। एक एक दो दो तो पूछे ही जाते हैं, या तो निबंध से पूछेगा या नाटक से पूछेगा। नाटक से अक्सर पूछ लेता है, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ये शब्दार्थ हमें लिखने हैं। नसाई का क्या अर्थ होता है? नष्ट होना। यहां पर इसका अर्थ दिया हुआ है। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कविकुल राई। कविकुल राई यानी कवियों के कुल में, राई यानी के श्रेष्ठ। बिना आंखों के बिना आंखों के भी सूरदास जो है वो कवियों के कुल के श्रेष्ठ कवि बन गए। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। ये जो है प्रथम गीत है। अगर पहला गीत पूछ ले कि पहला गीत कौन सा है, तो राम भजो राम भजो। महंत क्या कहता है? बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो है, सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूर्व की ओर से जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चेला किस दिशा में भिक्षा मांगने जाता है। तो गोवर्धन दास पश्चिम में जाता है और नारायण दास पूरब में जाता है। ठीक है, अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से तो आप पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, 720 पिक्सल कर लीजिए उसको। और अगर ये
छोटे दिख रहे हैं आपको शब्द, तो जूम इन कर लीजिए। इस प्रकार से आप स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं यूट्यूब पे। ये फीचर अभी आ गया है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको जूम इन करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। और नारायण दास पूर्व से जाएगा, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। सीधा सामग्री से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? खाद्य सामग्री। सीधा जिसको बोलते हैं हम लोग, अमावस्या में, पूर्णिमा में, जो भी अच्छे दिन होते हैं उसमें हम पंडित जी को या फिर मंदिर में सीधा दे के आते हैं, वही खाद्य पदार्थ दे के आते हैं। इसीलिए ये सीधा सामग्री क्या है? खाद्य पदार्थ है। गुरुजी, गोवर्धन दास बोलता, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं। मालवर यानी मालदार, यानी पैसे वाले, धनवान। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत जी कहते हैं बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ महंत जी जानते हैं गोवर्धन दास को, पेटू है वो, लोभी आदमी है, इसलिए अभी भी उसको वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग दे के कह रहे हैं कि बहुत लोभ मत करना, देखना, ठीक है। और क्या कहते हैं? लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। निदान का क्या अर्थ है? अंत में, अंत में, अंत में नरक मिलता है जो लोभी व्यक्ति होता है उसको, ठीक है। और ये गाते हुए सब प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रथम दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा दृश्य या फिर दूसरा अंक। स्थान बाजार है, कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का। कितना मसाला? 84 मसाला। या फिर प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, इससे आगे की पंक्ति कौन सी है वो हमें बतानी है। तो आगे की पंक्ति क्या होगी? 84 मसाला 72 आंच का, ठीक है। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे। कबाब लो, कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। घासीराम क्या वो बेचता है? यहाँ पर पूरा बाजार का सीन दिखाया हुआ कि कौन क्या बेच रहा है, किस तरीके से गा गा कर किस प्रकार से बेच रहे हैं, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना। चना खाएं गफुरन मुन्नी, बोले और नहीं कछु सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। यहां पर देखिए, यहां पर तोकी मैना, गफूरन मुन्नी, ये कौन है? ये काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं हैं। इनका नाम यहां पर घासीराम ने बोला है, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन उस समय की प्रसिद्ध वेश्याएं थी जिनका जिक्र घासीराम ने अपने गीत में किया है। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाते गाह बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। यहाँ टिकस क्या है? टैक्स। टिकस का अर्थ है यहाँ पर टैक्स। हाकिम यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, जो राजकाल काज संभालते हैं, वो टैक्स लगाते हैं। चने जोर गरम टके सेर, टके सेर बेच रहा है वो। नारंगी वाली कैसे बेचती है? नारंगी, नारंगी ले नारंगी। सिलहट, सिलहट क्या है? बंगाल देश के एक नगर का नाम है। सिलहट की नारंगी। बुटवल की नारंगी, बुटवल नेपाल के एक कस्बे का नाम है। रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग न रंगी। मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। कंवला नींबू, कंवला नींबू यानी बड़ा और मीठा जो नींबू होता है उसे कंवला नींबू कहा जाता है। ये शब्दार्थ हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। रंगतरा, रंगतरा किसको कहते हैं? संतरा को। रंगतरा संतरा को कहते हैं। और संगतरा किसको कहते हैं? मीठी नारंगी को कहते हैं। इनमें से अंतर पहचानना आ सकता है। इस प्रकार से कंफ्यूज करने वाला प्रश्न वो दे सकता है कि रंगतरा का क्या अर्थ है, ठीक है, संगतरा का क्या अर्थ है। दोनों हाथ लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे।
नारंगी ले नारंगी, टके सिर नारंगी। हलवाई क्या कहता है, जलेबियां गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदी बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप। हलवा ले हलवा मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी कचाका। कचाका का क्या अर्थ है यहाँ पर, मुलायम। ठीक है, हलवा नरम चभाका, चभाका अर्थात तर, जो घी में एकदम तरमतर हो। घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचब, चभाचब भी क्या है, तर किया हुआ। ले भूर का लड्डू। ठीक है, इस प्रकार से हलवाई अपना सामान बेच रहा है। जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए तो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर से भितरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके सिर खाजा। ठीक है दोस्तों, ये है हलवाई का गीत। कुंजड़िन क्या गीत गाती है, ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करेमू ननिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले बैंगन लोआ कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तोरई मुरई, ये सब वो बेच रही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ले जा ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। हिंदुस्तान का मेवा किसको बोला गया है, फूट और बैर को, क्योंकि यहाँ पर समाज की बुराई को दर्शाया गया है कि हिंदुस्तान में जो है मेवा के नाम पर क्या मिलता है, फूट और बैर मिलता है। आपस में लोगों में एकता नहीं है। मुगल क्या बेच रहा है, मुगल बेच रहा है ड्राई फ्रूट्स। कैसे बेचता है, बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहीदाना। बिहीदाना क्या है, अमरूद जैसे एक फल का बीज। मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश, आबजोश मुनक्का को ही कहते हैं। आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा। सरदा क्या है, खरबूजे की जाति का एक श्रेष्ठ फल होता है। अंगूर की पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज भी दांत कट्टा हो गया। यानी कि वो अफगानी है और वो क्या कह रहा है कि हमारे देश में, हमारा देश ऐसा है इतना ताकतवर है, यानी कि ये मेवा खा खा के मेरे देश के लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि वहां पर अंग्रेजों के भी दांत हमने खट्टे कर दिए, नाहक को रुपया खराब किया, बेवकूफ बना। ठीक है, हिंदुस्तान को क्या कह रहा है कि रुपया खराब कर लिया इन्होंने अपना अंग्रेजों को राज देकर। ठीक है, बेवकूफ बना दिया है यहाँ के लोगों को अंग्रेजों ने। इस प्रकार से वो मेवे वाला कह रहा है हिंदुस्तान का आदमी लक 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 यानी दुबला पतला एकदम। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो डिफरेंस बता रहा है हिंदुस्तानी आदमी में और अफगानी आदमी में, ताकि उसके मेवे बिक सके। ठीक है, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, बुम्बुक बुम्बुक यानी हट्टा कट्टा तगड़ा। लो सब मेवा टके सेर, पाचक वाला बहुत बढ़िया गीत है। चूरन अमल बेत का भारी। अमल बेत क्या होता है, एक खट्टा फल का नाम है जिसको खाते कृष्ण मुरारी। कौन खाता था, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पाचक वाला क्या कहता है कि उसका चूरन कौन खाता था, कृष्ण मुरारी खाते थे। मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता शाम सलोना, चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खावे मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम बिलायत पूरन इसका काम। चूरन नाम पूछा जा सकता है कि चूरन का नाम क्या है, तो हिंदू चूरन नाम है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी इसको खाएंगी सब, चूरन अमले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। अमले, अमले क्या है, कचहरी के कारिंदे, जो कचहरी में काम करने वाले बाबू लोग होते हैं उनको अमले कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है अमले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। आगे देखते हैं। चूरा नाटक वाले खाते इसकी नकल पचाकर लाते, चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग जिसको अकिल अजीरन रोग। अजीरन क्या है, अकल की अपच। चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाते
सारा हिंद हजम कर जाते। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों। चूरन साहेब लोग जो खाते सारा हिंद हजम कर जाते, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला गया है। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ठीक है, ये कानून व्यवस्था के लिए। ले चूरन का ढेर बचा बेचा टके से, ठीक है। मछली वाली क्या कहती है, मछली ले मछली, मछली 1 टके का बिकाए, लाख टके की बाला, बाला यानी कि कुंवारा। जोबन नाहक जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए। बिनु पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। ये मछली वाली का गीत है। जात वाला ब्राह्मण क्या गाता है, जात ले जात टके सेर जात, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, वो सारी जातियों का नाम लेता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया है, जो धर्म परिवर्तन करते हैं लोग उनके ऊपर, क्या, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान बन जाते हैं, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान बन जाते हैं। जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे उनके ऊपर ये व्यंग्य है। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को पितामह बनावें। वेद कुल धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके से, यानी कि यहाँ सब बिकाऊ है भाई, भारत में सब कुछ बिकता है टके के भाव। यहाँ पर धर्म बिकता है, यहाँ पर सत्य बिकता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ बिकता है, पाप पुण्य सब बिकता है यहाँ पर, धर्म कुल मर्यादा सब कुछ यहाँ पर टके से बिकता है। लुटाए दिया अनमोल माल ले टके से, ठीक है। बनिया क्या कहता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल सब ले ले टके से, ठीक है। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है, ठीक है, कि सब कुछ टके से मिल रहा है, खूब खाऊंगा मैं। गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर। सबसे पहले यहाँ पर उसने किससे बात की है, बनिए से बात की है। तो सबसे पहले गोवर्धन दास किससे बात करता है, बनिए से। ये भी नोट करने लायक बात है दोस्तों। बनिया कहता है टके सेर, गोवर्धन दास कहता है और चावल, ये भी टके सेर, चीनी ये भी टके सेर, घी ये भी टके सेर। अरे सचमुच, हाँ महाराज, झूठ क्यों बोलूं, ठीक है। तो यहाँ पर गोवर्धन दास फिर जाता है कुंजड़िन के पास। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रम इनका पूछा जा सकता है कि बाजार में पहले किस दुकान पर गया है फिर किस दुकान पर गया, ये क्रम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बनिए के पास गया, उसके बाद में कुंजड़िन के पास गया है। उससे क्या पूछता है, क्यों माई भाजी क्या भाव, बाबा जी टके सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर फिर हो जाता है हलवाई के पास तीसरे नंबर पे, क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने सेर, बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास खुश हो जाता है, वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर। हलवाई कहता है, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल, चाल अर्थात परंपरा, नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो नाटक में जो अर्थ दिया गया है उसके हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। चाल में यहाँ पर चाल चलन भी दे दे वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें लिखा होगा अंधेर नगरी नाटक में फलाने शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, हमें इसी के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पर चाल का अर्थ है चलन या फिर परंपरा। गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है, तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है, चौपट राजा। तो नगर और राजा का नाम कौन बताता है उसे, हलवाई बताता है। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यह गीत गाता है और आनंद से बगल बजाता है। ये भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न एनटीए पूछ लेगा भाई, सभी के लिए तैयार रहना है हमें। गीत गाते वो क्या बजाता है, ढोल बजाता है मंजीरा बजाता है चिमटा बजाता है, क्या बजाता है, वो बगल बजाता है, ठीक है। बगल ऐसे 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 खुश होके गाता है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं। कितने पैसे मिले थे उसको भिक्षा में, 7 पैसे मिले थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 7 पैसे मिले हैं उसको भिक्षा में, नोट कर लीजिए इसको।
3 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। ठीक है, अंधेर नगरी वाला गीत वो गाते हैं। और फिर शुरू हो जाता है हमारा तीसरा अंक। तीसरा अंक है जंगल में। इसमें क्या होता है, महंत और नारायण दास एक ओर से राम भजो गीत गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गीत गाते हुए आ रहा है। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास यह कहे क्या भिक्षा लाया, गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। कितनी मिठाई लाया था वो? 3.5 सेर मिठाई लेके आया था, नोट कर लीजिए। महंत कहता है, देखो बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है, वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? तब गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। महंत कहता है, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहां टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? तब गोवर्धन दास बताता है महंत जी को, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। महंत कहता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, अब सचेत कर दिया है। कौन से अंक में सचेत किया है, कौन से दृश्य में सचेत किया है? तृतीय में, ठीक है, जहां टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा हो। अब यहां पर फर्क समझाता है दोहे से। क्या कहता है, सेत सेत सब एक से, जा कपूर कपास। सब दोनों सफेद ही होते हैं जैसे कपूर और कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। जहां पर कपूर और कपास को एक जैसा समझा जाए, ऐसे नगर में नहीं बसना चाहिए। कोकिला वायस यानी कि कौवा एक सम, कोयला माफ कीजिएगा, कोकिला यानी कि कोयल और कौवा एक जैसे होते हैं। पंडित मूर्ख एक, देखने में सब एक जैसे लगते हैं ये, ठीक है, लेकिन इंद्रायण दाड़िम विषय, इंद्रायण क्या होता है, वो अनार जैसा ही एक फल होता है, लाल ही रंग का होता है लेकिन कड़वा होता है। अब एक तरफ अनार है, एक तरफ ये है अपना इंद्रायण है। ये दोनों फल होंगे तो इनको देखने में हमें एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब खाएंगे तब पता चलेगा फल तो ये अलग अलग ही हैं। जहां न नेकु विवेक, जहां पर विवेक नहीं है, बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो हो, ऐसे देश में नहीं बसना है जहां पर सोने की बारिश हो रही हो, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। ऐसे जगह पर रहोगे तो दुख पाओगे, प्राण देने पड़ेंगे, रोओगे। सो बच्चा चलो यहां से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहां एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास में रहने ही सी मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांग तो भी पेट नहीं भरता। वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। यहाँ पर उपवास का क्या अर्थ है, उपवास करना पड़ता है, ठीक है। बाजे बाजे यानी कभी कभी, किसी किसी दिन उपवास भी करना पड़ता है, कोई भिक्षा में मिलती नहीं है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत कहता है, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास कहता है, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा महाराज, मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत कहता है, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर भी नहीं रुकूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। अब महंत जी जो है नारायण दास के साथ में वहां से चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खा रहा होता है और यहाँ पर हमारा तृतीय दृश्य समाप्त होता है। चतुर्थ दृश्य देखते हैं, राजसभा का है। राजा, मंत्री और नौकर अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। सेवक चिल्लाता है, पान खाइए महाराज। राजा कहता है, पीनक। पीनक यानी कि हल्के से नशे से जैसे वो उठा हो, चौंक कर घबरा कर उठता है। क्या कहा? सुपन खाइए महाराज। भागता है, भागकर कहता है
सुपनखा आई है महाराज। मंत्री कहता है राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा कहता है दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। नाहक यानी कि बिना किसी कारण के, अकारण ही मुझे डरा दिया। मंत्री इसे 100 कोड़े लगेंगे। सेवक को क्या सजा देता है? 100 कोड़े मारने का, ठीक है। मंत्री कहता है महाराज इसका क्या दोष है? मंत्री यहां पर थोड़ा थोड़ा समझदार दिखाया गया है, ठीक है। मंत्री कहता है कि इसका क्या दोष है महाराज? न तो तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता, कि इसमें इसका दोष नहीं है। वो तो तमोली है जिसने पान लगाया, तो यहाँ पर पान वाले का नाम पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर तमोली है। तमोली उस पान वाले का नाम है। तो राजा कहता है अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। तमोली को क्या सजा मिलती है? 200 कोड़े खाने की। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मंत्री कहता है पर महाराज आप पान खाइए, सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा को सजा हो। तो राजा घबरा कर कहता है फिर वही नाम। मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर यानी कि बार बार तुमको सोत बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब, वो नौकर से बुलाता है, शराब मंगवाता है। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास की शराब उलझ देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य में दुहाई है दुहाइये का शब्द होता है। यह नेपथ्य यानी कि पीछे से आवाज आती है स्टेज के। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। एक नौकर का, 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी कहता है दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा न्याय होगा। न्याय यानी कि न्याय, न्याय होए। राजा कहता है चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम अर्थात यमराज के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा कहता है नौकर से कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। यहां पर राजा कहता है कि दीवार को पकड़ लाओ। मंत्री कहता है महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। तो महाराज कहता है अच्छा, तो उसका कोई भाई, लड़का, दोस्त, आशना, आशना यानी रिश्तेदार, कोई भी हो उसे पकड़ लाओ। तब मंत्री कहता है महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा कहता है अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। तो नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। यहां पर बकरी भी वो नशे में नहीं बोल पा रहा है, बुद्धू भी है वो, दिमाग नहीं है उसमें, ऊपर से नशा कर रखा है, उससे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या बोलना है। मंत्री कहता है बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूं। कल्लू कहता है महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। ठीक है दोस्तों। फिर राजा कहता है अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो। यहां कल्लू को वो क्या कहकर संबोधित करता है? मल्लू कहकर संबोधित करता है। इस प्रकार का प्रश्न भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी जो एनटीए जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है ना, किसी को नहीं पता वो कहां से पूछ ले। बहुत ही छोटी छोटी चीजों को वो पूछ रहा है, गौण चीजों की ओर ज्यादा हाथ मार रहा है। कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर कहता है महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया। बोदा यानी कि कमजोर, घटिया, बेजान, कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सोपाड़ी चूने वाले, इस कुबरी कैसे मर गई? यहां पर बकरी को अब कुबरी कह रहा है चूने वाला। चूने वाला कहता है महाराज मेरा कोई दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया। लो, अब भिश्ती वाले को बुलाओ। राजा कहता है अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। यहाँ पर वो चुन्नी वाले को क्या कहता है? चुन्नी लाल। क्यों भी भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। बकरी गिर गई, दीवार दब गई।
भिश्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा कहता है अच्छा कसाई को बुलाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लेकर आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। शायर हो गए हैं यहाँ पे राजा जी। कसाई कहता है महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। कि यहाँ पर तो गडीरे की गलती है, उसने एक टके में मुझे इतनी बड़ी भेड़ दे दी कि इतनी बड़ी मशक उससे बन गई। राजा कहता है अच्छा कसाई को निकालो गडेरिया को लाओ। सब उल्टा बोल रहा है राजा। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे ऊख पोड़े के गडरिए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडेरिया कहता है महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा कहता है अच्छा इसे निकालो, कोतवाल को अभी सर बहुमर पकड़ लाओ। ठीक है, सर बमुहर क्या है, तुरंत। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला शब्द बेशक पूछ लिया जा सकता है, बहुत अजीब शब्द है ये, इसीलिए। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे कोतवाल तैने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी घिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल कहता है महाराज महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहता है आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से कहता है यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाला। राजा कहता है हाँ हाँ यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल कहता है महाराज महाराज। राजा कहता है कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यानी कि राजा जी ने इतनी वहां पर शराब पी ली है कि वो मंत्री जी को पकड़कर ही बाहर निकल पाते हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी पांचवा अंक देखते हैं। ये अरण्य में चित्रित है। गोवर्धन दास गाते हुए आता है, राग काफी गा रहा है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भणवे पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई, वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, सांचे मारे मारे डोले, छल दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सब भय अंतर छल धारी, सोई राजसभा बल भारी, सांच कहे ते पन ही खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे। जो सच कहता है उसे जूते मिलते हैं, जो झूठ बोलता है उसको पदवी मिलती है बड़ी बड़ी। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, यानी कि भीतर से काले बाहर से चमकीले, राज करही अमले अरु प्यादे, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही इशारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। और बैठकर वो मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हमें राजकाज से कोई मतलब थोड़ा ही है, कोई डर थोड़ा ही है। रोज मिठाई चाभना की खूब पेट भरकर खाना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा कहता है चल बे चल, बहुत खाकर मुटाया है,
आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा कहता है, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर कहता है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास कहता है, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा जमा यानी कि तिजोरी लूट ली, धन दौलत खजाना लूट लिया, जो मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा कहता है, आप बड़े मोटे हैं, इसके वास्ते फांसी हो रही है। गोवर्धन दास कहता है, मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? तो गोवर्धन दास को किस लिए फांसी हो रही थी? मोटा होने के कारण। हंसी फकीरों से नहीं करनी होती कि ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ में। पहला प्यादा कहता है, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम हो जाएगा कि हंसी है या सच। सीधी राह से चलते हैं कि घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन दास कहता है, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा कहता है, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब? हम तो हुक्मी बंदे यानी हुक्म मानने वाले, हुक्म की तामील करने वाले। गोवर्धन दास कहता है, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने के लिए उसको गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज के से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने का अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास कहता है, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा कहता है, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के नाव से के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे, कोई किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं गहराए, यानी कि हमारे ऊपर बात पड़ जाए और हमें ही फांसी चढ़ा दे वो। और फिर इस देश में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। यहाँ पर ये वाला कथन इंपॉर्टेंट है कि कौन से दृश्य का कथन है। यहाँ पर क्या है, कथन देकर और क्रमवार तरीके से उसको लगाने के लिए भी प्रश्न आता है। इसलिए हमें पूरा नाटक पढ़ना चाहिए और उसके जो डायलॉग्स हैं वो कम से कम ये पता होना चाहिए कि पहले कथानक में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ है, तब हम उसको पहचान कर क्रम से लगा सकते हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। ठीक है, अब छठा दृश्य है वो शमशान का है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारे। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता और छुड़ाने का प्रयास करता है वो। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहे। गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी। रोता है और सिपाही उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास तब आते हैं। गुरु कहता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, यह तेरी क्या दशा हो गई? गोवर्धन दास कहता है गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु कहता है, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। मैं तेरा कहना नहीं
तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास कहता है मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल है। आपके सिवाय अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। आप ही का हूं, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर वो रोता है। गुरु कहता है कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहता है सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने हैं। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। यहाँ पर डराता है उनको हमारा महंत जी। सिपाही कहता है नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास कहता है तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु कहता है नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास कहता है नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु कहता है नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दो। गोवर्धन दास कहता है स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही आपस में चकित हो जाते हैं। पहला सिपाही कहता है भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही कहता है हम भी नहीं समझ सकते कि ये क्या गबड़ा है। गबड़ा यानी कि जो स्पष्ट ना हो बात, धुंधलका जिस बात में रहे, धुंध, ठीक है। और फिर राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा कहता है यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही कहता है महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु कहता है राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। साइत अर्थात समय या फिर घड़ी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मंत्री कहता है तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा कहता है चुप रहो सब लोग। राजा के आछत, आछत यानी कि होते हुए, स्वयं राजा जब वहां पर है, और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु कहता है जहां न धर्म न बुद्धि, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसें जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा कर देते हैं। टिकटी यानी कि फांसी का फंदा जहां पर जिस तख्ते पर होता है वो। यहाँ पर पटाक्षेप हो जाता है। यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक समाप्त हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये नाटक, इसको कमेंट में अवश्य लिखिए। कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहीं पर मिलता है आपको सारा का सारा सिलेबस एकदम फ्री में। पूरे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं सब मैंने इसमें करवा दिए हैं। एक भी कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है कि बिना पढ़ा हुआ इस क्लास से बाहर कुछ आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये नाटक की हमारी पहली क्लास यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।